गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग क्लास 9th में चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट की स्टडी की थी। अब ये आज सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम आप लोगों को सेल वॉल का फंक्शन, न्यूक्लियस के फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया उसका फंक्शन, गोल्जी बॉडी उसका फंक्शन, लाइसोसोम एंड देयर फंक्शन, इस तरह से जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं उन ऑर्गेनल्स के बारे में और जो उसका फंक्शन है, उसका सेल में वर्क क्या है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। नाउ वी स्टार्ट। देखिए ये एक सेल का डायग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आउटर कवरिंग देखते हैं। ये देखिए आपकी आउटर कवरिंग है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। ये स्पेसिफिक प्रेजेंट होता है प्लांट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये सेकेंड मोस्ट लेयर जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये आपका प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। मीन्स ये जो सेल वॉल है ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है प्लांट्स के लिए, ठीक है। ये देखिए प्लांट्स में ये सेल वॉल क्या करता है कि प्लांट की जो सेल होती है, देखिए जो हमारा प्लांट है वो कैसा है, हार्ड है, वुडी होता है, हार्ड होता है। और प्लांट की जो आउटर कवरिंग होती है, जो सेल वॉल होती है, ये बनी हुई होती है सेलुलोज की। ये बनती है सेलुलोज से और ये हार्ड कवरिंग होती है। जो बाहर की कवरिंग होती है ये हार्ड होती है। एनिमल सेल को अगर आप दबाएं तो दब जाती, कंप्रेस हो जाती है। बट जो ये प्लांट सेल है अगर हम इसको दबाते हैं तो ये दबती नहीं है। ये क्यों नहीं दबती? ड्यू टू द सेल वॉल। और सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। ये जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें सब में सेल वॉल होती है और सबकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। एक चीज और दूसरी चीज, प्लांट, ये जो प्लांट है, प्लांट क्या करता है कि प्लांट में एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो प्लांट की जो सेल है कभी बस्ट नहीं होती। प्लांट की जो सेल है वो कभी बस्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्लांट की सेल में जैसे बाहर मान लीजिए एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन जैसे इसकी जो रूट है हमेशा वाटर में डिप्ड रहती है, अंदर ग्राउंड रहती है, तो वहां से वाटर हमेशा अंदर आता रहता है, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए रेनी सीजन आ गया या मान लीजिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर कलेक्ट हो गया तो उसमें वाटर कॉन्टिन्यूस में आता रहेगा, लेकिन इसकी सेल बस्ट नहीं होती है। बस्ट इसलिए नहीं होती कि ये जो ऊपर की सेल वॉल है एक लिमिट तक वाटर अंदर आता है, उसके बाद ये प्रेशर क्रिएट करने लगती हैं। इसके बाद ये प्रेशर क्रिएट करने लगती है, उससे ज़्यादा ये एक्सपेंड नहीं होती। जब एक्सपेंड नहीं होती तो वाटर की एंट्री स्टॉप हो जाती है। और जो वाटर की एंट्री स्टॉप हो जाती है, जो ये सेल वॉल ऊपर से प्रेशर लगाती हैं, इसको बोलते हैं टर्गिड प्रेशर। इसको बोलते हैं टर्गिड प्रेशर। ये एक टर्गिड प्रेशर क्रिएट करती हैं और ये क्रिएट होता है बाय द सेल वॉल। तो ये था सेल वॉल के बारे में हम लोगों की स्टडी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हेड ऑफ सेल, न्यूक्लियस। दिस इज आल्सो कॉल्ड हेड ऑफ सेल। ये सेल का हेड है, या अगर हम इसको ब्रेन बोलें तो भी बोल सकते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। दैट मीन्स कि जैसे हमारी बॉडी में हमारा जो ब्रेन है ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी तरह से ये जो हमारा न्यूक्लियस है ये पूरी की पूरी सेल की जितनी फंक्शनिंग होती हैं उन सबको कंट्रोल करता है। देखिए बाहर जो ये सेल न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये लेयर जैसी बनी है, डबल लेयर होती है, ठीक है, डबल लेयर होती है। इसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये जो दोनों बाहर की लेयर हैं डबल लेयर होती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इसके अंदर न्यूक्लियोटिक सब्सटेंसेस होता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन में ही क्रोमोसोम होता है। क्रोमैटिन मतलब क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में ही जो जेनेटिक कैरेक्टर है जो वन पेरेंट टू एनदर पेरेंट ट्रांसफर करता है उसको बोलते हैं जीन। मतलब कोई भी चीज जो वन पेरेंट टू एनदर पेरेंट ट्रांसफर करता है, जो जेनेटिक मटेरियल को वन पेरेंट टू एनदर पेरेंट ट्रांसफर करेगा उसको हम लोग बोलते हैं जीन।
तो ये जो जीन होता है वो ये जो क्रोमोसोम है या जो क्रोमेटिन है, इसी के ऊपर ऐसे डॉट डॉट के फॉर्मेट में ऐसे लगे हुए होते हैं, उसको बोलते हैं जीन। ये वन पेरेंट टू अनदर डॉटर सेल ट्रांसफर होता है। और इसके ऊपर हम लोग मेम्ब्रेन पढ़ लिया। अब यही मेम्ब्रेन, ये जो दोनों मेम्ब्रेन आप पढ़ रहे हैं, यही दोनों मेम्ब्रेन जिस ऑर्गेनिज्म में या जिस प्लांट में या एनिमल सेल में नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जो ये जीन है, जो डीएनए है, ये भी उसमें नहीं होती, या तो उसमें डीएनए होगा या तो उसमें आरएनए होगा। ये हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिस्कस किया है, ठीक है। और फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं, जैसे डीएनए। डीएनए ये क्या है? ये जो जीन होता है, जो जीन बनता है वो डीएनए से बनता है। डीएनए क्या है? डीएनए है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज द राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है। और आरएनए क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये दो चीजें हम लोगों की समझ में आ गई, एक सेल वॉल और एक न्यूक्लियस। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, यहां पर देखिए लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म क्या है? देखिए ये जितने भी आप ऑर्गेनल्स देख रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनल्स देख रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम प्लांट सेल देखें तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और अगर एनिमल सेल देखें तो केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। जितने भी आप ये ऑर्गेनल्स देख रहे हैं, ये एक वाटरी सब्सटेंस होता है जिसके अंदर ये फ्लोट कर रहे होते हैं। और ये जो वाटरी सब्सटेंस होता है, इसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसी को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म का फंक्शन ये होता है कि ये सारे जितने भी सब्सटेंसेस हैं, उनको ड्राई होने से ये बचाता है, उनको फ्लोट कराता रहता है, उनको एक स्पेसिफिक स्पेस प्रोवाइड करता है, और एक दूसरे में वो रगड़ ना खाए, उनमें रेसेस ना आए, इससे भी वो बचाता है, और सबको एक परफेक्ट प्लेस प्रोवाइड करता है। ये सब फंक्शनिंग होती है साइटोप्लाज्म की। ये सारी फंक्शनिंग आपकी है साइटोप्लाज्म की। अब इसके बाद हम लोग डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये टू टाइप का है। यहाँ पर देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। एक होता है स्मूथ, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको बोलते हैं SER, ठीक है। और जो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको बोलते हैं RER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये तो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ट्यूब्यूल्स जैसे डिजाइन है, इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पे राइबोसोम लगे हुए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइबोसोम, ठीक है, ये लिखा हुआ है राइबोसोम। ये राइबोसोम कुछ यहाँ से ब्रेक होकर के बाहर फ्री हो गए हैं साइटोप्लाज्म में, कुछ इस पे लगे हुए हैं। तो जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम लगे होते हैं उसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पर नहीं लगे होते हैं उसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दोनों हो गए। अब इन दोनों का अलग अलग फंक्शन क्या है? राइबोसोम्स का जो फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो राइबोसोम का अगर फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस है, तो जो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे राइबोसोम लगा हुआ है। तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है RER है, इसका भी फंक्शन होगा प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, इसका फंक्शन होगा प्रोटीन सिंथेसिस। और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फैट और लिपिड्स इसके सिंथेसिस में हेल्प करता है। जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट फैट और लिपिड्स है, देखिए हम लोग जो फैट, ऑयल या घी वगैरह यूज में लाते हैं बॉडी में, वो तो हमारी बॉडी के लिए, कुछ ऐसे फैट और कुछ ऐसे लिपिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हैं, बट वो हमारी बॉडी में ही बनते हैं, एक्सटर्नल हमें नहीं मिलते। तो जो हम फूड अपना लेते हैं, डाइट लेते हैं, उससे वो डिज़ाइन करते हैं। तो जो फैट और लिपिड ऐसे होते हैं उनकी जो सिंथेसिस होती है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा की जाती है।
और ये तो हो गया आपका दोनों का फंक्शन। एक फंक्शन और होता है जो कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। जैसे अगर कोई पॉइजनस थिंग्स खा लेता है या कोई पॉइजन खा लेता है, कोई पॉइजनस थिंग खा लेता है या पॉइजन खा लेता है, तो उसका जो डिटॉक्सिफिकेशन है, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है उसका जो पॉइजनस नेचर है उसको रिमूव करना या पॉइजन को मिनिमाइज करना कि आदमी की जो जिसने पॉइजन लिया है उसकी डेथ ना हो। ये जो फंक्शनिंग होती है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होती है। ये दोनों मिलकर के काम करते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी। और जो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन और लिपिड और जो आपके लिपिड्स हैं और फैट्स हैं, ये जो मूव कर रहे होते हैं फ्रीली, उनको ये क्या करता है, वे प्रोवाइड करता है एक सेल से दूसरी सेल जाने में या साइटोप्लाज्म से किसी ऑर्गेनल में जाने में, साइटोप्लाज्म से किसी ऑर्गेनल में जाने में। लेट्स में भी मान लीजिए कि मान लीजिए प्रोटीन को, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट को फैट की जरूरत है, क्योंकि जो ये जो ऑर्गेनल्स हैं, इन ऑर्गेनल्स की जो एक्सटर्नल लेयर बनी होती है वो बनी होती है सेलुलोज और लिपिड से, सेलुलोज और लिपिड से। मान लीजिए इसको लिपिड की रिक्वायरमेंट है, इसको लिपिड की रिक्वायरमेंट है, तो उसकी कंट्रोलिंग यहीं से होगी। ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके पास तक इसको लिपिड या सेलुलोज जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो इसको प्रोवाइड कराएंगे। कौन प्रोवाइड कराएगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये फंक्शन था स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नेक्स्ट वन इज द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस, देखिए ये जो गोल्जी अपरेटस है इसका फंक्शन ये होता है कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास जो भी चीज़ें सिंथेसाइज्ड होंगी, चाहे वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या आपकी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, तो ये क्या करता है, जो भी चीज़ें इनसे बनेगी, चाहे वो लिपिड हो, फैट हो, प्रोटीन हो, तो इसको पैकेजिंग करना, इसकी पैकेजिंग करना, इसको ट्रांसपोर्ट करना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाना। तो ये जो गोल्जी अपरेटस है एक तरीके से ये ट्रांसपोर्टर का काम करता है। मूवर्स एंड पैकर्स होते हैं, आप लोग सुनते होंगे आज के टाइम पे मूवर्स एंड पैकर्स, मतलब पैक करना, पैक करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाना, फिर वहाँ पे क्या करना, उसको ओपन करना, मतलब जो वहाँ पे पैकेजिंग की थी उस पैकिंग को खोलना और खोल करके जहाँ रिक्वायरमेंट हो उसको दे देना। ये जो काम होता है वो करता है आपका गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस। और एक काम करता है ये जो लाइसोसोम होता है, इस लाइसोसोम की सिंथेसिस में भी गोल्जी अपरेटस हेल्प करता है। लाइसोसोम इज सिंथेसाइज्ड बाय द गोल्जी अपरेटस। अब ये लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम के पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, टू मच एंजाइम्स। ये क्या करता है, इस सेल को क्लीन करता रहता है। अगर कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल मटेरियल इसके अंदर आ गया जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है, तो गोल्जी अपरेटस क्या करता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। गोल्जी अपरेटस क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको डाइजेस्ट करके मार डालता है, फिनिश कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। बट ये कभी कभी ये जो लाइसोसोम है ये पूरी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर मान लीजिए वो सेल डेड हो गई या वो सेल किसी तरह से बॉडी के लिए हार्मफुल हो गई, तो ये क्या करता है, पूरे ये ब्रस्ट हो जाता है और पूरे एंजाइम को इस सेल के अंदर फ्री कर देता है और ये पूरी सेल जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ सेल, सुसाइड बैग ऑफ सेल। इसके बाद फिर आपका आता है लाइसोसोम के बाद माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हमें पता है, आप लोग पढ़ते हैं रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, ठीक है। रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस है इसकी जो अगली प्रोसेस होती है वो होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जैसे आपने ग्लूकोज लिया C6H12O6 प्लस O2, ये ले लिया आपने, इसके बाद आपका फॉर्मेशन होगा CO2H2O प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस आपकी है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और एनर्जी बनती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका अपना फ्री डीएनए होता है, ये डबल लेयर से जो है पैक रहता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है डबल लेयर पैक्ड ऑर्गेनेल्स है और इसका अपना खुद का डीएनए होता है।
ठीक है। और ये जो एनर्जी बनाता है वो किस फॉर्मेट में बनाता है, ये बनाता है एटीपी के फॉर्मेट में। एटीपी, एटीपी मीन्स होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसके फॉर्मेशन में ये बनाता है। नेक्स्ट वन इज द क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड। देखिए ये जो क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड है ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है प्लांट का, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है प्लांट का। हमने देखिए 3 जगह पे स्टार लगाया है, ये जो स्टार लगे हैं ये डिफरेंस में आते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर है प्लांट का। प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट ये क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जैसे देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या है, जैसे क्लोरोप्लास्ट एक बाउल है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एक बाउल है, उस बाउल में रखा हुआ जो सब्सटेंस है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट दैट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस क्या करता है, टू फॉर्मेशन हेल्प, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्लांट। तो ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट का कैरेक्टर है और ये फोटोसिंथेसिस में इस तरह से हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द वैक्यूल। ये जो वैक्यूल है, देखिए वैक्यूल का काम क्या होता है कि ये जो सेल है, सेल के अंदर का जो प्रेशर है उस प्रेशर को क्रिएट करता है। जैसे देखिए जो गैसियस थिंग है उसको कंप्रेस करना आसान है, लेकिन जो लिक्विड थिंग्स है उसको कंप्रेस करना आसान काम नहीं है। तो ये जो वैक्यूल है, ये जो वैक्यूल है, वैक्यूल मतलब वैक्यूम क्रिएट करना, यहाँ पर गैसियस सब्सटेंसेस होते हैं और ये क्या करता है, ये करता ये है कि पूरे ये जो पूरा सेल है, सेल के प्रेशर को क्रिएट करता है, सेल के प्रेशर को मेंटेन रखता है। जो प्लांट सेल होती है उसमें एक बड़ी या लार्ज वैक्यूल होती है, और जो प्लांट एनिमल सेल होते हैं उसमें छोटी छोटी कई सारी वैक्यूल्स होती हैं। तो ये आपका था पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। हमने आपको इसमें बताया कि सेल क्या है और सेल ऑर्गेनेल्स क्या हैं और उनकी फंक्शनिंग क्या है। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और लोगों के पास तक ये वीडियो पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। थैंक यू, very thanks to watch my video.